हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बीए पार्ट प्रथम के प्रथम पेपर का पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक हमारे इस पेपर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले अपन किसी भी विषय पर जब बात करते हैं तो सामान्यतया उस विषय के जो स्रोत होते हैं जिनसे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है उस पर चर्चा करना संक्षिप्त में थोड़ा ठीक रहता है, जिससे कि हम आसानी से विषय वस्तु को समझ पाएँ। इसी संदर्भ में इस स्रोत के अंतर्गत इस अध्याय में सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न आता है, जब भी हम बात करते हैं, कोई भी विद्यार्थी से पूछते हैं कि भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या है। दो लाइन में यदि किसी विद्यार्थी को कहा जाए कि इतिहास क्या है तो ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल हमें दिखाई देता है। यूँ तो इतिहासकारों ने, लेखकों ने इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं प्रस्तुत की है, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि भूतकाल में, अतीत में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को सही एवं वास्तविक रूप से जानना इतिहास कहा जा सकता है। जिस प्रकार हम किसी वीडियो कैसेट को रिवाइंड करते हैं, उस तरह से तो हम इतिहास की घटनाओं को रिवाइंड करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वास्तविक घटनाएं जो विलुप्त हो चुकी है उसका पुनर्प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है, परंतु इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए ऐसे साधनों के प्रयोग करते हैं जो अतीत काल में किसी समय मनुष्य ने जिन चीज़ों को प्रयोग में लिया था। इस प्रकार के साधन जो हमें प्राचीन काल के मनुष्य की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं, ऐसे साधनों को हम स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कह सकते हैं। इतिहासकार जब इतिहास का निर्माण करता है तो उसके पास उपलब्ध बहुत सारी सामग्री, जैसे पुरातात्विक साधन, साहित्यिक स्रोत, इसके अलावा उस समय मनुष्य ने जो चीज़ें यूज की, जैसे उस समय के हस्त निर्मित औजार, छोटे उपकरण, फलक, हथौड़ियाँ इत्यादि, और उस समय के इसके अलावा उस समय का मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, उन सब चीज़ों को देखकर इतिहासकार एक इतिहास की पुनर्रचना या पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है। यह वस्तुतः एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध स्रोतों का, साधनों का वो क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इतिहास, जैसा कि कहा कि मनुष्य की जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो होते हैं, केवल हम उन्हीं को ही इतिहास के निर्माण में या इतिहास में शामिल करते हैं। अतीत की वे सभी घटनाएं जिनका किसी न किसी रूप में कोई प्रमाण हमारे पास है, वही इतिहास का अंग बन सकती है। इस प्रकार हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों का यूज करते हैं, उन स्रोतों को हम स्थूल रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है पुरातात्विक स्रोत,
और दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरे स्थान पर हम रख सकते हैं विदेशी लेखक और यात्रियों के विवरण। यद्यपि अपन ने इन स्रोतों को 3 भागों में डिवाइड किया है, परंतु मोटे तौर पर यदि हम देखें कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध थे उनको हम 2 ही भागों में तार्किक रूप से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इनको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। क्या है पुरातात्विक स्रोत? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम ऐसी सामग्री को रखते हैं जिस सामग्री को जब हम इतिहास के निर्माण में यूज करते हैं उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो जो साधन, जो सामग्री, जो प्रमाण हमारे पास है हम उनको ठीक उसी प्रकार से ही यूज कर सकते हैं, और न केवल हम बल्कि कोई भी लेखक, इतिहासकार उनको अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे सिक्के, जैसे अभिलेख, जैसे मुद्राएं, ताम्रलेख, स्मारक, मूर्तियाँ, उपकरण, मृदभांड, आभूषण हमें जैसे प्राप्त होते हैं हम उन्हीं की व्याख्या उनको बुलवाकर हम उनका प्रयोग करते हैं कि वो इतिहास की किस प्रकार की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। दूसरे रूप में हम ऐसी सामग्री जिनको हम साहित्यिक सामग्री के रूप में रखते हैं, जो किसी न किसी रूप में चर्म पत्र पर, भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर या या अलिखित अनुश्रुतियों के रूप में हमारे जनमानस में हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में देखने को, सुनने को मिली है। इस प्रकार की सामग्री जो पांडुलिपि के रूप में, पुस्तक के रूप में किसी ताड़पत्र, भोजपत्र पर या चर्म पत्र पर लिखित है, उनमें एक गुंजाइश रहती है किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की, क्योंकि ये सभी सामग्रियाँ जिन पर ये लिखी गई है वो उन सब का एक काल विशेष तक ही उनका जीवन काल रहता है। क्योंकि जैसे चर्मपत्र, ताम्रपत्र, चर्मपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, ये सब वनस्पति से उत्पन्न चीज़ें हैं जो एक निश्चित समय 100 साल, 50 साल, 25 साल तक ही सुरक्षित रह पाती है। उसके बाद हमें उनको पुनः रीराइट करना पड़ता है, उनको पुनर्लिखित करना पड़ता है। जैसे कि हमारी परंपराएं रही प्राचीन काल से, गुरुकुल जो सिस्टम था हमारा, गुरुकुल पद्धति जो थी अध्ययन अध्यापन की, उस पद्धति में गुरुजन जो थे वो उनके द्वारा संचित जो ज्ञान था उस ज्ञान को वो अपने शिष्यों को पीढ़ी दर उनको स्मृतियों में सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे, उनको कंठस्थ करवाया करते थे। इसीलिए वेद जो हैं, हम वेदों को सुना हुआ ज्ञान कहते हैं, श्रुति, ऐसा ज्ञान जो किसी न किसी रूप में शिष्यों को अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। क्योंकि यद्यपि ये सामग्री बहुत प्राचीन है, लेकिन क्योंकि उनको रीराइट करने में, पुनर्लिखित करने में जो दोबारा लिखने वाला लेखक है वो अपनी इच्छा के अनुसार जानकारी उसमें आरोपित कर सकता है। अतः ये साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। तीसरे खंड में हमने जिन स्रोतों को रखा है वो है विदेशी लेखक और यात्रियों के वर्णन। ये भी वृत्तांत जो हैं ये भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। जब इतिहास का हम निर्माण करते हैं तो हम पुरातात्विक साधनों के साथ साथ इनको भी मिलान करने का प्रयास करते हैं। जब पुरातात्विक साधन
और साहित्यिक साधन दोनों से ही किसी घटनाओं की जानकारी हमें समीकृत हो जाती है तो वो ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। इनमें ऐसे यात्री ऐसे इस खंड में हम जो भारत के बाहर से आने वाले जो विभिन्न यात्री थे, इनमें बौद्ध यात्री भी थे, मुस्लिम यात्री भी थे। उसके अलावा जितने भी वृत्तांत जो विदेशी लेखकों ने, जिसमें हेरोडोटस, प्लिनी, लिवी इत्यादि लोगों ने, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में जानकारियाँ समय समय पर लिखी, उन सब सामग्रियों को मिलाकर हम एक इतिहास का निर्माण करते हैं। इनमें पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भी जब हम सामग्री का अध्ययन करते हैं तो उनमें सबसे प्रमुख होते हैं हमारे सामने अभिलेख। अभिलेखों के भी कई प्रकार हैं, जैसे शिलालेख। किसी शिलाओं पर यदि लेख लिखे गए हैं उनको शिलालेख कहा गया है। एकाश्म पत्थर के स्तंभ बनाकर उन पर लेख लिखे गए हैं, उनको स्तंभ लेख कहा जाता है। ताम्रपत्र, प्राचीन काल में बहुत बड़ी संख्या में हमें ताम्र पट्टिकाओं पर लिखे हुए बहुत सारे लेख मिलते हैं और विशेषकर ये उस समय की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ताम्रपत्रों पर लिखे गए लेख। गुहा लेख, गुफाएं साधुओं सन्यासियों के रहने का एक निवास हुआ करती थी। वहाँ पर जो लोग मनीषी जो प्राचीन काल से इन गुफाओं में निवास करता है, उन्होंने वहाँ पर गुफाओं पर कुछ ऐसे लेख लिख दिए जो आज बड़े उपयोगी हमारे लिए साबित हो रहे हैं। इसी प्रकार मूर्ति लेख, मूर्तियाँ समय समय पर जो मूर्तियाँ बनाई गई, उनमें मूर्तियों पर बनाने वाले राजा, शिल्पी, आश्रयदाता इत्यादि लोगों के नाम लिखे हुए हैं, वो भी हमें इस बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिलालेखों में सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहे जाते हैं। यद्यपि यहाँ ये बात कहना ठीक रहेगा कि वेद जो हैं वो बहुत अधिक पुराने हैं, इन शिलालेखों से कहीं ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन वेदों की विषय वस्तु पुरानी है, लेकिन वेद की जो मूल प्रति आज हमारे पास उपलब्ध है वो संभवतः इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक के काल से पहले की वो नहीं है, क्योंकि वेदों को जब लिखा गया तो उनको समय समय पर बार बार पुनर्लिखित किया गया, रीराइट किया गया, जिसकी वजह से जो अंतिम मूल प्रति जो हमारे पास उपलब्ध है वो जो लिखी गई जिस समय, वो काफ़ी समय बाद की हमारे पास उपलब्ध है। धन्यवाद। आज का ये जो हमारा व्याख्यान है वो यहीं पर तक सीमित रहेगा। कल नेक्स्ट जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें अपन और बाकी साधन जो हैं उन साधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।